हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो जो नीट का पेपर हम लोगों का हुआ है उसका कंप्लीट डिस्कशन आज के सेशन में लेकर आए हैं। तो बच्चों एक तरफ से कंप्लीट डिस्कशन को देखिए। जैसे बच्चों आपको मालूम है कि न्यू लाइट जिस मिशन पर है वो है पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। सिंह सर का ये सपना आपको अपने सपने से मिलवाने के बराबर है। आपको आपकी मंजिल मिले, यही हम लोगों का संकल्प है। रे ऑफ लाइट ट्रेवल, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर इन ट्रांसपेरेंट शीट ऑफ ग्लास या जो भी मैडम मटेरियल है। आपका जो टाइम दिया गया है, टाइम टू क्रॉस द शीट ऑफ ग्लास, मतलब ऑप्टिकल पाथ का सवाल है। तो फॉर्मूला होता है टाइम टू क्रॉस शीट। तो बच्चों इसमें हम लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, टाइम इक्वल टू होता है हमारे पास म्यू इंटू एक्स अपॉन सी, सीधा फॉर्मूला। ठीक। और बेटा आपको मालूम है कि आर आई कितना है, निकालना है। टाइम कितना है, 60 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 है। और एक्स की वैल्यू कितनी थिकनेस दी गई है, 12 मीटर। और 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, 8। बेटा 3 4 जा कितना आ जाएगा, 12। इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो आ जाएगा 6। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/4। बेटा ये कितना आ जाएगा, 3/2। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.50। राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड। ठीक है बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहा जा रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों जब कभी भी हम बात करते हैं, यहां पर ऐसी कंडीशन आती है, ये देखिए, और ऊपर डेंसर मीडियम है, नीचे रेरर मीडियम है। यहां पर बेटा हम लोग ले लेंगे अपना नॉर्मल। तो जो नॉर्मल के साथ हम रे ऑफ लाइट गिराते हैं, अब बच्चों ये जो रे ऑफ लाइट आपकी आ रही है, अगर ये क्रिटिकल एंगल पे गिरेगी तो डेंसर मीडियम से गिरने वाली लाइट जब रेरर मीडियम से 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से निकलेगी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल के केस के लिए दैट विल बी 90 डिग्री। क्लियर बात। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहें या हम टी आई आर क्रिटिकल कंडीशन कहें, तो कह रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल। ठीक है, मतलब ये बात लगभग सही है। मतलब कहा जाता है टी आई आर के लिए एंगल हल्का सा ज्यादा हो जाएगा तो रे हमारी इधर चली जाएगी, बट क्रिटिकल एंगल की कंडीशन दे रखी है तो हमको यहीं पे लेना पड़ेगा जैसे कि उन्होंने बोला है। अब कह रहा है पेयर ऑफ मीडिया कॉन्टेक्ट, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा प्योर 90 डिग्री का आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें क्रिटिकल एंगल की कंडीशन में क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर लगा देना है, और वो है बेटा हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, द लाइट ट्रेवल इन टू मीडिया ए एंड बी। देखो ए में कम स्पीड है और बी में ज्यादा है, यानी ए वाला क्या हो जाएगा, डेंसर, और बी वाला क्या हो जाएगा बेटा, रेरर मीडियम। बच्चों देन क्रिटिकल एंगल निकालना है, साइन आईसी का फॉर्मूला हमने बताया था आपको, डेंसर ऊपर और रेरर नीचे। बच्चों देख लीजिएगा, ये रेरर मीडियम है, तो क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए डेंसर की स्पीड है 1.8 और रेरर की स्पीड है 2.4। पावर 10 की पावर 8 और 10 की पावर 8 काट जाएंगे। अब बेटा कितना आ जाएगा, 6 3 जा और 6 4 जा, यानी कि आईसी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास साइन इनवर्स 3/4। बच्चों ध्यान दीजिएगा, साइन आईसी जो फॉर्मूला होता है ये सभी बच्चों ने पढ़ा है क्रिटिकल एंगल और टीआईआर में, ये होता है वीडी अपॉन वी आर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेरर मीडियम। आराम से कर लेंगे, 3/4 आंसर है। अगर आंसर मैच करता है तो सही है, नहीं तो आगे बढ़ने का प्रयास करिए, 10 में मिलाइए और उसको आप साइन या कॉस में मिलाइए। ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया है, तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग फोर्थ नंबर पे आ जाते हैं, एयर बबल। एयर बबल शाइन करता है वाटर में, ये बात सब जानते हैं, एयर बबल हमें दूर से दिखता है। और बेटा ये बात बिल्कुल सही है, और कोई भी चीज शाइन करती है, चमकती है, चाहे वो रोड पे हमें दूर से चमकना दिख रहा हो, यानी मिराज में रोड से दूर से चमकती है ना रोड दोपहर में, और बेटा चाहे हमारा एयर बबल शाइन कर रहा हो, दैट ऑल द थिंग्स ड्यू टू टी आई आर। इसका मतलब डायमंड का चमकना भी टी आई आर।
तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा एसर्शन भी सही है और बेटा रीजन भी सही है। रीजन क्या दिया? अच्छा हाँ, रीजन सही नहीं है क्योंकि रीजन में उन्होंने बोल दिया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हाँ, टीआईआर होता है। सही तब होता जब यहां पे टीआईआर कह देते। अब बात आती है, कुछ बच्चे सोचते हैं सर रिफ्रैक्शन के चैप्टर में ही तो पढ़ा है टीआईआर। तो रिफ्रैक्शन होता है पेंसिल का पानी में टेढ़ा दिखना, रिफ्रैक्शन होता है कॉइन का पानी में ऊपर ऊपर दिखना, रिफ्रैक्शन होता है आपका जो स्विमिंग पूल होता है, वो वाटर जो होता है हमारा स्विमिंग पूल हमें शैलोवर दिखता है, उठा हुआ है, लेकिन रिफ्रैक्शन की वजह से सारे फिनोमिना होते हैं, लेकिन टीआईआर की वजह से चमकने का फिनोमिना है। तो यहां ये गलत हो जाएगा फॉल्स, ये वाला सही हो जाएगा ट्रू। तो ऑप्शन आ जाएगा ये ट्रू है और ये फॉल्स है, सही है। ठीक, चौथे का थर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा 5 नंबर पे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको पानी का दिया है। लाइट सोर्स इज प्लेस्ड इनसाइड द वाटर। बच्चों लाइट सोर्स हमारा जो है वो पानी के भीतर है। मान लीजिए ये पानी है, ठीक, और पानी के भीतर जो लाइट सोर्स है, ये सारा कंसेप्ट आप लोगों को करवाया गया है। मान लीजिए पानी, अब यहां पर जो लाइट सोर्स है, इससे जो आपकी रे ऑफ लाइट जा रही है, ये देखिए मैंने आपको ये बताया था, अगर लाइट व्हाट मस्ट बी दैट मिनिमम रेडियस सो दैट डिस्क की रेडियस जो ऊपर रखी जाए, जो हमारी इस लाइट को ब्लॉक कर ले, लाइट को रोक ले, इसका मतलब मिनिमम रेडियस हमें निकालनी। हमको मिनिमम रेडियस निकालनी जो हमारी इस लाइट को, क्योंकि इसके बाद जब लाइट गिरेगी ना वो टीआईआर कर जाएगी, और इसके पहले गिरेगी वो पार हो नहीं पाएगी क्योंकि आपने ओपेक शीट लगा दी है। तो मिनिमम रेडियस की आवश्यकता है जो हमको निकालनी है टू कट ऑफ द लाइट, लाइट को स्टॉप करना है। इसका मतलब बेटा इस सवाल को लगाने के लिए आप एक काम करेंगे, जो सबसे ज्यादा जरूरी काम है वो ये है कि आप यहां पर एक निकालेंगे बेटा, ये देखिए, अगर ये एंगल आईसी है तभी तो है, और तो फिर ये भी एंगल आईसी होगा। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बनता है, कितनी गहराई है और कितनी रेडियस है और कितना ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और कितना एंगल बेटा यहां पर आ जाएगा आईसी। ठीक, आप समझिए बेटा बात। अगर हम यहां पर आपसे कह देते हैं कि सर यहां पर साइन आईसी की वैल्यू आ रही है जो कि 1/μ होती है, ठीक, क्रिटिकल के लिए। तो साइन आईसी की वैल्यू आती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन अंडर रूट। ये सबसे अच्छा तरीका होता है निकालने का, कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है भाई। हमें लाइट रोकनी है, लाइट बल्ब की तभी रुकेगी जब यहां के बीच वाली लाइट को पार ना करने दे। जब बीच वाली लाइट हमारी पार नहीं हो रही है, इसका मतलब ये वाली लाइट हमारे रोकने के लिए हमें यहां से ओपेक शीट लगानी है। ये आर हो जाएगा, ये एच हो जाएगा, ये हमारी गहराई हो जाएगी। हमको निकालना क्या आर, यहाँ साइन आईसी लगा देंगे, साइन आईसी में 1/μ होता है, म्यू मतलब पानी का आर आई। तो ये कितना दिया है 4/3, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 4/3, और आर निकालना है। ऐसा करो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ ना, गहराई कितनी दी गई है 4, 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे तो ये आर स्क्वायर आ जाएगा, रूट हट जाएगा नीचे से, और यहां पर 9 आ जाएगा, यहां पर 16 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा 16r² इक्वल टू 9r² प्लस का 144, ये इधर जाएगा 7 आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा r² इक्वल टू 144/7। कोई ऑप्शन आ रहा है? देखिए क्या किया हम लोगों ने, 16r², और हमें निकालना क्या है बेटा r, और r निकालने के लिए हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यही आ रहा है भाई। देखिए साइन आईसी इक्वल टू है हमारा, आईसी का मतलब हो गया एक तरीके से देखा जाए r², आर अपॉन अंडर रूट, और मैंने क्या कर दिया 3/4, 4/3। अच्छा स्क्वायर कर देंगे तो r² आ जाएगा, तो 16r²
बराबर माइनस का 9r² उधर आ जाएगा, 7 आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा r की वैल्यू 12/√7। अब लगभग लगभग √9 होता तो 3 आ जाता, यानी 9 से कम है। 3 आता तो 4 आ जाता, ना तो 4 है ना 3 है ना। 9 से कम है तो 4 से ज्यादा होगा, 4 से ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं। 3 और 4 में गेस मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं, तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा हमारा इसका। ठीक, रेडियस निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है। और फॉर्मूला याद मत करिए, बेटर है कि आप इसको इसी कॉन्सेप्ट से याद कर लीजिए। तो राइट आंसर बेटा 5वें का तीसरा वाला आंसर आ जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 नंबर पे। जब लाइट आपकी एंटर करती है फ्रॉम वैक्यूम टू मीडियम, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर क्या है बेटा, वैक्यूम। ठीक, और यहां पर क्या है, मीडियम। तो जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा हमारा ये आ रहा है, और यहां पर हमारी नॉर्मल बना दिया, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कह रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज हाफ ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर आई है तो ये वाला आर इक्वल टू हो जाएगा I/2। तो म्यू इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन ऑफ आई, बेटा नीचे आ जाता है साइन ऑफ I/2, ऊपर आ जाता है 2 साइन I/2 कॉस I/2, नीचे आ जाता है साइन ऑफ I/2, और बेटा 2 कॉस ऑफ I/2। हम अगर बात करें यहां पर तो ये आ जाएगा एक तरीके से म्यू जो है वो हमारा 2 और बेटा कॉस ऑफ I/2। एक बात आपको बताएं कि म्यू की अधिकतम वैल्यू जो हो सकती है वो बेटा कॉस की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो 2 हो सकती है, तो 2 से ज्यादा वैल्यू तो संभव है नहीं। एन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 2, ये बात बिल्कुल सही आ रही है, क्योंकि 2 से ज्यादा वैल्यू संभव नहीं। अच्छा, जब बात आती है कि कॉस कॉस I/2 इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो बेटा अब आपसे बता दें एक बहुत शॉर्टकट तरीका। किसी भी, मतलब बात हो रही है वैक्यूम की, तो बात हो रही है वैक्यूम की, इसका मतलब एक हो गया कि हमारा जो मीडियम का आ रही है वो कभी भी 1 नहीं होगा, 1 से कम नहीं होगा। मीडियम का जो आ रही है हमारा, वो कह रहा है कैन नॉट बी लेस देन √2। ये √2 कहां से आ गया, है ना। तो उसका तरीका बताते हैं आपको। जो हमारा एंगल होता है वो 90 तक जा सकता है, तभी तो कॉस कॉस हमारा जो है ना, ये मतलब बात करते हैं हम, अगर 90 डिग्री का मतलब हो गया कि 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमारा एंगल ऑफ निकालना पड़े तो साइन 90 की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है। तो हम लोग बात करते हैं कि 90 से वैल्यू कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 90 से कम है और 0 से बड़ी है, ठीक, तभी हमारा ये एंगल जो हमारा है, इन्होंने बोला है बार बार कि पहली बात तो किसी भी केस में जब हम RI निकालेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर में जो हमारा एंगल होता है, एंगल की बात करते हैं, एंगल डिस्कस करते हैं, तो अगर हमारा मैक्सिमम वैल्यू जो 90 पे मिलती है, तो हम यहाँ पर I/2 आ रहा है जैसे, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये θ/2 आ गया। एक तरीके से ये हमारा 45 आ गया, आ गया। अब इसका आप कॉस ले लीजिए, इसका कॉस ले लीजिए। मान लीजिए ये एंगल हमारा आई है, यहां पर I/2 तो आ रहा है, तो यही तो, इसी को तो हम I/2 ले लें, कॉस ले लीजिए। तो जब इसका आप कॉस लेंगे तो साइन बदल जाएगा, क्योंकि साइन लेते थे तो साइन ये होता था। जब आप कॉस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ले लेंगे तो कॉस 0 आ जाएगा, और ये देखो, और ये कॉस का I/2 आ जाएगा, और देखिए ये कॉस का 45 आ जाएगा। देखिए वैल्यू बदल गई, ठीक। इसका मतलब कॉस लेंगे तो वैल्यू हमारी पलट जाएगी, ग्रेटर आ जाएगी। आपको ग्रेटर वैल्यू अच्छे से समझा दें कि जैसे साइन में एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ेगी। 0 से 90 जा रहे हैं, एंगल बढ़ रहा है, तो साइन अगर लेते हैं पूरे का तो वैल्यू बढ़ जाती है। समझो बात को। अगर हम यहां से यहां तक कॉस ले रहे हैं तो कॉस 0 की वैल्यू वैल्यू बड़ी होगी। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 और कॉस 90 होती है 0। तो जब कॉस ले लेंगे तो ये साइन पलट गया है,
तो हमारे पास I/2 जो आ रहा है, यानी ये वाला एंगल, ये हमारा बेटा इन्होंने बोला है कि 45, यानी इससे कम आ रहा है। तो सीधे सीधे आंसर हमारा आ जाएगा कि जो हमारा cos I/2 है ना, ये क्या है, एक तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यही तो है। तो यहां पर पुट कर देंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमारी √2 से कभी कम नहीं हो सकती। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैल्यू हमारी √2 से क्या रहेगी, ज्यादा। पूरा अच्छे से दोबारा सुन लीजिए, बहुत बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, पूरा एक बार फिर से बताते हैं। रे ऑफ लाइट, पहली बात तो वैक्यूम से जा रही है मीडियम। जब ये इनइक्वलिटी आ जाती है ना, लेस देन ग्रेटर देन, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो पहली बात तो वैक्यूम का RI लिया जाता है 1, एयर वैक्यूम, और इसका RI हो जाएगा आपका ग्रेटर देन 1। लेकिन ग्रेटर देन 1 का तो कोई ऑप्शन है नहीं, है ना, मतलब 1 और उसके बीच में कह दिया जाता तो लगा देते। इसका मतलब कैन नॉट बी लेस देन आ रहा है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू आ रही है √2, और कैन नॉट बी ग्रेटर देन आ रहा है 2, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 2 आ रही है। तो हमें ऐसे देखना पड़ेगा। RI बराबर होता है sin I अपॉन sin R। R की वैल्यू कितनी है, I/2। अब हमने लगा दिया साइन, तो इसमें sin 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया, 2 sin θ/2 cos θ/2, तो ये वाला कैंसिल, 2 cos I/2 बचा। तो म्यू की अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। जब मैक्सिमम वैल्यू 1 कर देंगे तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 2, तो 2 से ज्यादा म्यू संभव नहीं है, कैन नॉट बी ग्रेटर। अब कम वाला निकालें, किससे कम संभव नहीं है, तो हमने एंगल की लिमिट ले ली। मान लो कोई एंगल हमारा है, तो साइन और कॉस में 0 से 90 वैल्यू होती ना, जैसे 0 मैक्सिमम से मिनिमम वैल्यू, cos 0 की वैल्यू 1, cos 90 की वैल्यू 0, sin 0 की वैल्यू 0, cos sin 90 की वैल्यू 1। तो एंगल हमारा हो जाएगा 0 से, एंगल बढ़ रहा है। अगर हम इस एंगल का क्या ले लेंगे, cos, तो पहली बात तो θ/2 कर लिया, पूरे को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो θ/2 45 आ गया। cos ले लेंगे तो ये साइन पलट जाएगा, cos 0 cos θ/2 मतलब I/2, और cos 45। तो मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा 2 का मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप कर देंगे यहां पर, तो कितना आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहां पे, 2 cos 0, 2 cos I/2, और ये आ जाएगा cos 45 की वैल्यू, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक, तो ये 2 हो जाएगा। अब बताइए ऊपर कितना बचा, √2, तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा म्यू, म्यू की वैल्यू। तो म्यू इज ग्रेटर और इक्वल टू √2, यहां से मिन वैल्यू बन रही है। पूरी बात यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास cos 45, cos 45 की वैल्यू 1 अपॉन √2, तो 2 अपॉन √2, और 2 अपॉन √2 बचेगा। बेटा ये वाली वैल्यू निकालना बड़ा टेक्निकल काम है, तो इसलिए आंसर ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो अब ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अच्छा सवाल है। लोअर लिमिट भी निकालनी थी और अपर लिमिट भी निकालनी, ठीक। 7 नंबर पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें भी बढ़िया उन्होंने दिया है 7 नंबर क्वेश्चन में, और अच्छे से कर लीजिए, जरा इसको देख लीजिएगा। पहली बात तो यहां पर हम बात करेंगे, तो इन्होंने ये बोला है, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, नॉर्मली जाती है कहां से आ रही भाई, ये ऐसे आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म इज टोटली रिफ्लेक्टेड एज शोन इन द फिगर। तो अगर ऐसे गिरती है तो ऐसे निकल जाएगी, और अगर ऐसे गिरती है तो ऐसे निकल जाएगी। इसका मतलब ये एंगल हमारा जो हो जाएगा, दैट एंगल इज ग्रेटर देन IC। इसका मतलब ये एंगल हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू IC। पक्की बात। तो साइन इधर ले लो और साइन इधर ले लीजिए, साइन IC कितना होता है, 1/, तो ये हो जाएगा 1/μ, और साइन कितना डिग्री आ रहा है, अब आपका एंगल यहां पर क्या है, 45 डिग्री, 45, यानी ये वैल्यू हमारी 45, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन √2, तो 1 अपॉन √2, और ये आ जाएगा 1/, पलट देंगे इसको,
तो जैसे पलटेंगे वैसे ये वैल्यू भी हमारी पलट जाएगी। तो म्यू ग्रेटर और इक्वल टू √2 पे TIR हो जाएगा। इन्होंने इक्वल नहीं दिया है, बट इक्वल भी दे देते तो हम TIR लेते। ठीक बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है, फिर से समझिएगा। कभी भी क्रिटिकल एंगल के लिए हम अगर TIR की बात करेंगे तो आई शुड बी, अब आई है क्या इस सवाल के लिए? 45 है ना। कैसे? ये 45, ये 45, तो ये 45, ये 45, ये 45, ये वाला 45, ये 45, ये 45। इसका मतलब 45 पे रे गिर रही है, तो 45 इज ग्रेटर देन IC। 45 साइन 45 IC की जगह 1/√2, 1/म्यू, और इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1/√2, ग्रेटर और इक्वल टू 1/म्यू, पलट देंगे तो √2 लेस देन म्यू आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब जो चौथा वाला हमारा है, बेटा ध्यान दीजिएगा, पहला वाला करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वलेटरल प्रिज्म, इक्वलेटरल प्रिज्म की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ठीक, और थीटा की वैल्यू निकालने को बोला है, और रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू बेस, मतलब कंडीशन दी है मिनिमम डेविएशन, और इसे कहा है म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? √3, और कंडीशन कौन सी है? मिनिमम डेविएशन की। तभी तो रे हमारी क्या हो रही है? पैरेलल टू बेस आ रही है। फॉर्मूला लगेगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा इक्वलेटरल प्रिज्म मिनिमम डेविएशन कंडीशन, वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है। तो अगर हमने मिनिमम डेविएशन के वैल्यू निकाली तो निकल नहीं पाएगा, थीटा की वैल्यू निकालनी है। बात समझ रहे हैं ना? तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप यहां पर आ जाएंगे। यहां पर आपके पास आर, देखो ये ना, आर इक्वल टू हो जाएगा a/2, यानी कि ए की वैल्यू कितनी है? 60, तो ये 30 हो जाएगा। और किसी भी प्रिज्म की बात करते हैं बेटा हम लोग, अगर हम प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म में बेटा जितनी रे ऑफ, जितने एंगल से रे हमारी अंदर जा रही है, ये I1 है, और ये वाला हो जाएगा बेटा आपका R1, ये इसके पैरेलल है, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, और दिस विल बी इक्वल टू R2, और ये एंगल आ जाएगा I2। तो R1 इक्वल टू R2 से हमने निकाल दिया R इक्वल टू a/2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला लगेगा मिनिमम डेविएशन पे। ठीक भाई, फॉर्मूला क्या होता है? A इक्वल टू R1 प्लस R2, और R1 और R2 की वैल्यू इक्वल ले लेंगे हम लोग, तो मेरी आ जाएगी 2R इक्वल टू A, यानी a/2 इक्वल टू R। पहला काम हो गया। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या है? यहां लगा दीजिए क्या? स्नेल्स लॉ, म्यू इक्वल टू साइन I1 अपॉन क्या हो जाएगा? साइन R1। R1 का मतलब R। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? साइन I1 का मतलब थीटा निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और साइन R1 का मतलब क्या हो गया? 30 डिग्री। 30 की में 1/2 करेंगे और 2 को इधर लाएंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3/2 साइन ऑफ थीटा। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री एंगल। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 9 नंबर पे। अनिल 9 नंबर पे आ जाते हैं। क्रिटिकल एंगल अगर किसी सरफेस का दे रखा है 37, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम निकालना है। क्रिटिकल एंगल के फॉर्मूले में हमारे पास 1/म्यू, अगर मैंने बताया था म्यू में कभी भी कुछ भी न लिखा हुआ मिले कि किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन IC वाले फॉर्मूले में ये डेंसर का RI होता है विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम। काम खत्म। तो डेंसर का RI विद रिस्पेक्ट टू रेरर मीडियम, यही निकालना है। अब साइन IC की वैल्यू यानी कि साइन 37। मेरे प्यारे बच्चों, सब बच्चों को एक बात पता है, एक बात याद है, सारे बच्चे जानते हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो इस वाले, हम लोग अगर बात करते हैं बेटा, तो इस वाली कंडीशन में हमारे जो एंगल हैं सबको लर्न है। साइन 37 मान लीजिए आ रहा है, मान लीजिए 37 है, तो 37 की वैल्यू है, ये 37 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये 53 हो जाएगा। तो साइन ऑफ 37 सारे बच्चे जानते हैं, ये हमारा 5 आ जाएगा, 5, ये बेटा हमारा 5 है, ये 3 है, ये 4 है। मेरे बच्चे जब साइन 37 की बात करेंगे तो साइन 37 हो जाएगा 3/5, यानी कि याद करने वाली चीजें हैं, और बहुत से बच्चों को लर्न पहले से ही है, BD में याद कर लिया है। तो 3/5,
3/5 और ये आ जाएगा म्यू, पलट दीजिएगा 5/3, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 9 का पहला आंसर, 9 का बेटा आंसर आ जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग 10 नंबर पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर जब आते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर ए रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टिंग एंगल इज 60 डिग्री, ये 60 डिग्री दिया है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है 60 डिग्री। इफ रे सफर्स मिनिमम डेविएशन तो I1 बराबर I2, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन बताइएगा, तो सारे बच्चों को ये निकालना है। फॉर्मूला होता है I प्लस I माइनस का A, तो ये आ जाएगा 60 प्लस 60 माइनस का A का मतलब 60, आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। पहला काम तो ये हो गया। RI निकालना है, तो RI सीधे सीधे इसी से निकाल दो, साइन I अपॉन साइन R। मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी मिनिमम डेविएशन की कंडीशन होती है तो A बराबर 2R और R बराबर A/2, और ये आ जाएगा 30 डिग्री की। I भी मालूम है, R भी मालूम है, तो हम लोग लगा देंगे साइन I, साइन I का मतलब साइन 60, और ये आ जाएगा साइन ऑफ 30। साइन 60 की कितनी वैल्यू होती है? √3/2, और बेटा ये होता है 1/2, आंसर आ जाएगा √3। कोई ऑप्शन आ रहा है हमारा? सवाल बड़ा अच्छा है। कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन पे R बराबर A/2 आता है, इससे R निकलेगा, ये I दिया है, सीधे आंसर। ठीक, तो 60 डिग्री और √3 पहला ऑप्शन आ गया। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा 11 नंबर पे, और 11 नंबर का आंसर निकालने का प्रयास करते हैं। ये बड़ा पुराना सवाल है, सारे बच्चों को लर्न भी है। अगर प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का दिया है कॉट A/2 जानते हैं, कॉस A/2 और साइन A/2, ये दिया गया है म्यू, ठीक, और म्यू बराबर क्या होता है? साइन डेल्टा m प्लस A/2 कॉस नहीं साइन A/2। ये RI ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ही निकालना है। बताइए कौन सी चीज कैंसिल हो रही है? सर ये चीज इससे कैंसिल हो रही है, इसीलिए सेटिंग करके दिया है। और कॉस A/2 को क्या लिखोगे? साइन 90 कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कन्वर्ट हो जाता है आपस में। कॉस थीटा लिखा है तो साइन 90 माइनस थीटा, और अगर साइन थीटा लिखा है तो कॉस 90 माइनस थीटा। तो कॉस थीटा लिखा है ये, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। समझ गया मेरी बात? और ये आ जाएगा हमारे पास, ऊपर आ जाएगा आपके पास साइन डेल्टा m प्लस A/2, और ये 90 आ जाएगा माइनस का A/2 आ जाएगा 2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 180 आ जाएगा, माइनस का A आ जाएगा, डेल्टा m आ जाएगा, प्लस का A आ जाएगा। बेटा 2A उधर ले आइए, तो डेल्टा m की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 2 टाइम्स ऑफ A। सवाल की बेसिक बात समझ लीजिए कि मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, मिनिमम डेविएशन एंगल निकालना है। म्यू की जगह पे हमको ऐसी सेटिंग करके दिया है कॉट A/2, दिया ही इसलिए है कि साइन साइन कैंसिल हो जाएगा। तो हम इस बात को समझ लेंगे, आराम से कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इसका 180 माइनस 2A। करेक्ट आंसर आ जाएगा 180 माइनस 2A। क्वेश्चन नंबर हम आ जाते हैं बेटा 12 नंबर पे। 12 नंबर में क्या दिया गया है? द हॉरिजॉन्टल रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द राइट एंगल प्रिज्म। बहुत बढ़िया, राइट एंगल ट्रायंगल कहा गया, यानी ये कितना है 90 डिग्री, ये कितना है उससे मतलब नहीं है, ये एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाता है। एंगल ऑफ प्रिज्म कितना डिग्री दिया है? 6 डिग्री। तो हमें इसी से मतलब है, रे जहां से गिरती है जहां से निकलती है यही एपेक्स एंगल होता है। जिस फेस से गिरेगी उस फेस से निकलेगी, दोनों फेस के बीच का एंगल एपेक्स एंगल होता है। लेकिन गिरते समय हालात कैसे थे? I1 0 इधर वाला सरफेस का, और जब परपेंडिकुलरली इंटर करेगी तो नॉर्मल इंसिडेंस का सवाल है, इधर से निकलेगी तो R1 भी 0 आ जाएगा, I1 0 R1 0। तो ये वाला क्या बच्चा बेटा? R2, और ये क्या बच्चा? I2। तो यहां लगा देंगे म्यू, म्यू इक्वल टू साइन I2 अपॉन साइन ऑफ R1 R2। म्यू की वैल्यू 1.5, यानी कि चलो 1.5 लिख दो, और क्योंकि एंगल छोटे हैं तो छोटे एंगल के लिए I2 और
R2 हो जाएगा, मतलब साइन हट जाएगा। तो आपको निकालना क्या है, I2। R2 की वैल्यू नहीं मालूम है, मैं बताऊं R1 क्या है, 0। तो एज बराबर होता है R1 प्लस R2, और ये हो गया 6। तो मेरे प्यारे बच्चों R1 क्या है, 0। ए की वैल्यू R1 प्लस R2, R1 0, तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 डिग्री। यहां पुट कर दीजिए 6 डिग्री, 15 छक्का 90, यानी कि I2 की वैल्यू आ जाएगी 9 डिग्री। कोई ऑप्शन है 9 डिग्री का? 9 डिग्री का सर पहले ही आंसर है। बढ़िया सवाल है, प्रिज्म का PYQ है। ठीक, आते हैं बच्चों हम लोग अगले वाले पार्ट पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ एमरजेंस। एंगल ऑफ एमरजेंस निकालना है। जो रे ऑफ लाइट हमारी नॉर्मली गिर रही, तो वो नॉर्मली तो जाएगी, और यहां से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। अब ये रे ऑफ लाइट क्या करनी है, ये क्या आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, I2, और ये क्या आ जाएगा, R2। नहीं, उल्टा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा बेटा R2 अंदर वाला, और एमरजेंस वाला होता है I2। जब रे ऑफ लाइट एंटर करती है तो वो नॉर्मली एंटर करेगी तो I1 क्या कहलाएगा, और सीधी चली जाएगी तो R1 क्या कहलाएगा। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस होता है। 60 डिग्री ये एंगल है, तो ये कितने डिग्री का बचा, इसी को कहेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितने डिग्री आया, नॉर्मल इंसिडेंस में R1 0, तो एंगल की जगह पे R1 प्लस R2, R1 0, तो R2 की वैल्यू 30 डिग्री। मैंने बताया था नॉर्मल इंसिडेंस में आपको म्यू इक्वल टू अप्लाई करेंगे साइन I2 अपॉन साइन R2। म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइन I2, ये निकालना है एमरजेंस, एंगल ऑफ एमरजेंस निकालना। ठीक, R2 की वैल्यू ये √2 आ गया, 1/2 ऊपर कर देंगे, साइन I2 आ जाएगा, 2 ऊपर है, √3 है ये आ जाएगा √3/2। बेटा दिस विल कम साइन I2। साइन में किस एंगल की वैल्यू होती है √3/2, साइन 60 डिग्री की। करेक्ट ऑप्शन कितना आ जाएगा, 13 का हमारा आंसर है बेटा सेकंड वाला ऑप्शन, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं बेटा हम लोग 14 पे। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 14 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 14 नंबर PYQ है, अच्छे से समझिएगा, और ये बच्चे गलत कर देते हैं। ये आपका कौन सा कलर है, ब्लू। ये कौन सा कलर है, ग्रीन। ये कौन सा कलर है, रेड। समझिएगा बहुत अच्छे से। अगर हम 3 RI दिए गए, पता नहीं किसके किसके दिए गए। पहला क्या दिया है, रेड कलर का RI, ब्लू कलर का RI, ग्रीन कलर का RI, ब्लू कलर का RI। अब हर रे ऑफ लाइट, एवरी रे, चाहे ये ले लो चाहे कोई भी ले लो, जैसे ही प्रिज्म पे गिरेगी, वैसे ही मेरे प्यारे बच्चों ये एंगल 45 है, ये भी 45 है, ये भी 45 है, और ये भी 45। यानी मोटी सी बात है, हर कोई कलर कितने एंगल पे गिर रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 हर कलर के लिए। ये बात तो मालूम पड़ गई। अगर एवरी कलर के लिए, इसके लिए भी 45 डिग्री एंगल है, इस, इसके लिए भी एंगल 45 है, इसके लिए भी एंगल 45 है। जिसका भी आई IC से ज्यादा हो जाएगा वही TIR करेगा, और जिसका भी आई IC से कम रह जाएगा वही TIR करेगा। बात तो वही हुई, आई 45 सभी का है, तो ये अगर हमारा IC से कम रह जाएगा तो TIR होगा। बड़ी बढ़िया सवाल है ये। तो हमें देखना है किसका IC
कम रह जाएगा। ठीक, आपको बता दें साइन होता है आईसी 1/μ। जिस कलर का भी हमें आईसी हमें ध्यान रखना है, 45 से आईसी बढ़ना नहीं चाहिए। ये कंडीशन टीआईआर की। कब टीआईआर नहीं होगा? जब ये आईसी 45 से ज्यादा हो जाएगा। यानी हम 45 डिग्री 45 डिग्री पर म्यू की वैल्यू को गेस कर लें कितना होगा। ये आ जाएगी आपकी वैल्यू 1/√2, तो म्यू हो जाएगा हमारा अंडर रूट। म्यू की वैल्यू अंडर√2 का मतलब जानते हैं 1.414। इससे ज्यादा वैल्यू अगर म्यू की लेंगे, समझना, अगर म्यू की वैल्यू 1.414 से ज्यादा है तो जब म्यू ज्यादा हो जाएगा तो आईसी कम रहेगा। हमें आईसी कम रखना है, हमको आईसी सबका कम रखना है टीआईआर के लिए। ये कंडीशन टीआईआर की है। तो किसका आईसी कम रहेगा? जिसका आरआई इससे ज्यादा होगा। इससे ज्यादा किसका है? एक। इससे ज्यादा किसका है? इसका मतलब इन दो कलर का आईसी ज्यादा, आरआई ज्यादा। आरआई ज्यादा तो फिर आईसी कम। यानी यही दो कलर ऐसे हमारे हैं रेड के अलावा जो हमारे टीआईआर कर जाएंगे। इसका मतलब बेटा कौन का कलर हमारा टीआईआर करेगा? ब्लू वाला जाएगा टीआईआर, ग्रीन वाला जाएगा टीआईआर, लेकिन कौन सा कलर बाहर निकल जाएगा? रेड वाला। रेड वाला टीआईआर क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि टीआईआर की कंडीशन होती है क्रिटिकल एंगल ग्रेटर, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। 45 डिग्री सबका एंगल है, रेड का 45 डिग्री जो एंगल है वो क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। समझ गए बात को? क्रिटिकल के लिए वैल्यू कितनी गेस करते हैं? रेड कलर के लिए, रेड कलर के लिए एंगल आरआई हमारा 1.41 से कम है। जिसका आरआई कम उसका आईसी बड़ा। हमको देखना आईसी बड़ा नहीं होना चाहिए, आईसी 45 से छोटा होना चाहिए। तो भाई ये मैंने अलग तरीके से समझाया है बेटा। ये बहुत अच्छा सवाल है। मैं ये चाहता हूं कि आप में से हर बच्चे को साइन, भाई ज्यादातर आपका ये एंगल मिलेगा आपका 45 वाला, है ना? तो 45 वाला जब मिलेगा तो साइन म्यू बराबर अंडर√2, अंडर√2 की वैल्यू 1.414। तो 3 आरआई में से 1.414 जिसका ज्यादा आरआई, जिसका आरआई ज्यादा उसका आईसी कम है, वही टीआईआर करेगा। आईसी कम रहना चाहिए। 45 तो सभी का गिर रहा है, लेकिन क्रिटिकल एंगल कम रहना चाहिए, तभी तो टीआईआर करेगा। यानी कि टीआईआर रेड कलर नहीं करेगा। 14 का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सेपरेट द रेड कलर फ्रॉम द पार्ट ऑफ। बिल्कुल सही है, रेड कलर को अलग कर देगा, ब्लू कलर और ग्रीन कलर हमारे टीआईआर करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम लोग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ इक्विलैटरल प्रिज्म। बेटा आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, एक पहली बात तो इक्विलैटरल प्रिज्म कहा गया है, यानी कि हमें 60 डिग्री का एंगल बोला है। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन निकालना है। इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया है, मैं सही सवाल देख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहां पर लिखा है अंडर√3, अंडर√3। ठीक, अब सही आ जाएगा। हमें ये निकालना है और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है? अंडर√3। फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ऑफ सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होता है ये वाला। म्यू की जगह पर बेटा ये कितना आ जाएगा देखिएगा, साइन ऑफ डेल्टा एम प्लस 60/2, नीचे आ जाएगा साइन ऑफ 30, 60/2 का मतलब 30, 1/2, अंडर√3/2 बचेगा, साइन का साथ पूरा एंगल बचेगा। सवाल सॉल्व करा जाता है भैया, टाइम लगता है इसमें, है ना? किसकी वैल्यू होती है ये? साइन 60 की। तो साइन 60 इधर आ जाएगा, साइन हमारा एंगल 60 इक्वल टू एंगल बराबर एंगल कर लेंगे 120 इक्वल टू डेल्टा एम कितना आ जाएगा? करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा?
पहला वाला। ठीक, सॉल्व करना होता है। आते हैं बच्चों, फॉर्मूला दिया है पेज नंबर 240 पे एनसीईआरटी में। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 नंबर पे। 15 के बाद 16 पे आते हैं। मीन इक्विलैटरल प्रिज्म दिया है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है। इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना दिया है। अगर मिनिमम डेविएशन हो रहा है तो I2 भी कितना हो जाएगा, I1 बराबर I2। और हमसे पूछ रहा है डेल्टा की वैल्यू बताइए। फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू 2I माइनस ए, आई और आई सेम हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ए कितना है, 60 है, कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। राइट आंसर पहला आ जाएगा। 16 का भी फर्स्ट आंसर आ गया। हम लोग आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे। द प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एंगल ए is placed in minimum deviation position. The angle of minimum deviation A, अच्छा एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन भी दे रखा है, वो भी ये दे रखा है। तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू साइन ऑफ और डेल्टा एम को भी ये दे रखा है और इसको भी ये दे रखा है, मतलब डेल्टा एम प्लस ए बाई टू। फॉर्मूला डेल्टा एम को भी क्या दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा ऊपर 2a, यानी a 2a बाई टू कैंसिल। यहां पर एक फॉर्मूला लगता है जो बहुत यूज हो रहा है आज, साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। इसका मतलब एंगल जो है वो आधा आधा हो रहा है, तो हम यहां पे लगा सकते हैं साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू। यहां लगा दीजिए 2 साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और साइन ऑफ ए बाई टू कैंसिल कर दीजिए, ये म्यू आ जाएगा। तो म्यू बाई टू आ जाएगा हमारे पास कॉस ऑफ ए बाई टू। हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई टू ए बाई टू। 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा कॉस इनवर्स म्यू बाई टू ए। बच्चा हमारा जो राइट आंसर है वो देख लीजिए कौन सा वाला मैच कर रहा है, 2 कॉस म्यू बाई टू, 2 कॉस इनवर्स म्यू बाई टू थर्ड ऑप्शन मैच कर रहा है क्वेश्चन का, यानी 17 का थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है बच्चों, 17 का थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, critical angle is the angle of incidence in the denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल की कंडीशन बोल रखी है, 18 नंबर का आंसर आ जाएगा थर्ड। अ प्लेन ग्लास स्लैब इज केप्ट ओवर द, बहुत बढ़िया सवाल है। जैसे ये आपका कॉइन होता है, हम लोग कॉइन वाला सवाल देखते हैं, ये कॉइन है। अब बताइए कॉइन हमारा ये ऊपर शिफ्ट करेगा, कॉइन की शिफ्टिंग कितनी होती है, तो शिफ्ट का फॉर्मूला होता है रियल डेप्थ 1 माइनस 1 बाई म्यू। समझिएगा शिफ्ट का फॉर्मूला। अगर बात करते हैं कि आपकी ये लेटर दिए गए अलग अलग कलर के, हर कलर के अलग अलग लेटर लिखे हुए, कौन सा कलर का लेटर हमारा वो शिफ्ट करेगा, लीस्ट रेज्ड होगा, मतलब उसकी जो शिफ्टिंग होगी ये कम होनी चाहिए। कम शिफ्टिंग के लिए आपके पास, कम शिफ्टिंग के लिए ये वाली जो वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा होने के लिए आर आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम। आर आई जो होता है साइन, हम लोग को मालूम है आर आई जो होता है वो वेवलेंथ के, आर आई कम करने के लिए वेवलेंथ ज्यादा। फिर सुनिए, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा, रेड कलर का आर आई कम, जिसका आर आई कम उसकी वैल्यू ये वाली ज्यादा, ये ज्यादा है तो 1 माइनस कम कर देंगे, शिफ्ट कम हो जाएगा। यानी रेड कलर का आपका जो लेटर होगा वो शिफ्ट कम करेगा। कॉचीज रिलेशन लगाया है, ये कॉचीज फॉर्मूला लगाया है, जिस कलर का आर आई कम उस कलर का ये वाला वैल्यू रेशियो ज्यादा, और 1 में से ज्यादा घटाएंगे तो ये शिफ्ट कम हो जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चों 19 का फोर्थ आंसर सही है। और क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर पे कह रहा है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया है, वाटर दिया, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट ग्लास टू वाटर। ये ग्लास है, ये वाटर है, तो फॉर्मूला होता है जी म्यू डब्ल्यू ग्लास से वाटर 1 म्यू 2 1 म्यू 2 स्पीड ऑफ लाइट 1 में, स्पीड ऑफ लाइट 2 में, जी म्यू डब्ल्यू। अच्छा हमें मालूम है इसको कैसे लिखा जा सकता है, ए म्यू डब्ल्यू और ए म्यू जी। ये आ जाएगा ग्लास में निकालनी, रेशियो निकालना है। ये आ जाएगा 4/3, ये आ जाएगा हमारा, तो बेटा Vg अपॉन VW आ जाएगा। ऊपर 4/3 वाटर का आ रहा ही, नीचे 3/2, बेटा आ जाएगा 8/9। तो सारे बच्चे जानते हैं 8 और 9 का रेशियो, तो 20 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा थर्ड। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 21 पे। 20 पे बच्चों आ जाते हैं, 21 नंबर पे आते हैं। कट कर देंगे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 10 रेजिस्टेंस दिए, 10 रजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर पहले सीरीज में लगाया है, तो आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 10R, R1 प्लस R2 प्लस R, ठीक। एंड बैटरी कितनी ई, तो करंट आ जाएगी सीरीज वाली, बेटा सीरीज वाली करंट आ जाएगी ई अपॉन 10R, इक्वेशन नंबर। फिर पैरेलल में लगा दिया है सभी को। अच्छा इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं, इंटरनल नेग्लिजिबल है। देन दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सेम बैटरी, इसका मतलब पैरेलल में कितनी करंट हो जाएगी, ईएमएफ टोटल, और सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, अगर एन रेजिस्टेंस को पैरेलल में कर देंगे तो R/N, ये तो बोला है। तो कहानी क्या है कि हमारे 10 रेजिस्टेंस हैं पैरेलल में, तो ये हो जाएगा R/10, समझ गया बात को, R/N और R/10। तो इसका मतलब ये वाली जो है करंट पैरेलल की हो गई, लेकिन करंट इन इंक्रीज n टाइम्स, इसका मतलब पैरेलल की करंट सीरीज की करंट से n टाइम्स बन गई। सीरीज की करंट कितनी है, करंट इज इंक्रीज्ड n टाइम्स, मतलब इंक्रीज n टाइम्स, फाइनल करंट पैरेलल वाली। तो पैरेलल की कितनी करंट है बेटा, R/10, और सीरीज की कितनी करंट है 10R। R कैंसिल कर दीजिएगा आप लोग, ई कैंसिल कर दीजिएगा, 10 ऊपर जाएगा, ये 10 नीचे रहेगा, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, चौथा वाला, ठीक। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 22 पे। रे ऑफ लाइट एंटर थ्रू द राइट एंगल प्रिज्म। देखो कहा तो गया है राइट एंगल, लेकिन भाई साहब समझिए बात को, ये 90 डिग्री का है, तो ए बराबर हो जाएगा आपका R1 प्लस R2, और ए कितना हो जाएगा 90 R1। बच्चा एक बात समझिएगा, जब आप रे ऑफ लाइट को यहां से एंटर करा ले जाते हैं, तो यहां हो रहा है ये वाला एंगल क्रिटिकल साबित हो रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल 90 डिग्री के है, तो रेरर मीडियम का एंगल 90 डिग्री वाला, तो डेंसर का ये हो जाएगा क्रिटिकल। तो बेटा ये है R1 और ये है I1। तो पूरी कहानी ये कह रही है कि आप यहां पे कंसेप्ट लगा लेंगे साइन IC इक्वल टू 1/μ, और IC की जगह, IC किसकी जगह पे, R2 की जगह पे है, R2, तो इसकी जगह पे आ जाएगा IC। तो IC कितना आ जाएगा, साइन ऑफ 90 माइनस R1, और ये हो जाएगा 1/μ। तो ये आ जाएगा आपके पास cos R1, ये आ जाएगा 1/μ। तो इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। कब, जब हमने क्रिटिकल एंगल की कंडीशन ली। प्रिज्म में ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, प्रिज्म में रे ऑफ लाइट ये जो जाने वाली है ये I1 एंगल देती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये R1 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये R2 है, R2 को ही IC लेना पड़ेगा क्योंकि ये वाला 90 डिग्री है। तो बच्चा हमारे पास यहां से क्या मिलेगा, एक इक्वेशन म्यू साइन I1 साइन R1। बताइए म्यू साइन I1 कितना है 30 डिग्री के,
बताइए साइन R1 कितना आ जाएगा? साइन R1 ले आइए इधर 1/2 और म्यू इधर, तो ये एक इक्वेशन आ जाएगी नंबर 2 और ये इक्वेशन आ जाएगी नंबर 1, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो ये आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर R1 कॉस स्क्वायर R1, बताइए कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1/म्यू स्क्वायर 1/4 म्यू स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे ना 4 म्यू स्क्वायर, तो बेटा ये वैल्यू हमारी आ रही है 1, म्यू स्क्वायर कॉमन, ये 1 है और ये 1/4 है। बताइए 1 + 1/4 कितना होता है? 5/4, और म्यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो म्यू स्क्वायर इक्वल टू 5/4 और म्यू हो जाएगा आपके पास √5/2, रूट लेना है ना दोनों तरफ का, तो √5/2 कहां पर आ रहा है? तो ऑप्शन हो सकता है आपको प्रिंटेड में गलत मिले, लेकिन ये आंसर सही है। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है बेटा, थैंक यू। बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 है, सेट ऑफ एन इक्वल रजिस्टर ऑफ वैल्यू आर ईच connected in series to battery of EMF and internal resistance R. The current drawn is I. Now n resistor connected in parallel to same battery, then current drawn from battery 10I. तो वैल्यू ऑफ n निकालना है। तो यहाँ पर n रजिस्टर्स हैं, ये 1 2 3 डॉट 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 n रजिस्टर्स हो गए R और बैटरी से कनेक्ट करा दिया गया। बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कितना है? R है। करंट I है तो I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन टोटल R कितना हो जाएगा? ये तो n रजिस्टर हो गए, तो n रजिस्टर NR हो गया और प्लस R हो गया, तो लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R n+1। अब इसके बाद n रजिस्टर पैरेलल में लगा दिए गए उसी बैटरी से, तो पैरेलल में, ये तो सीरीज में हो गया, पैरेलल में जब लगाए जाएंगे बच्चों तो ये n रजिस्टर्स हो गए, डॉट 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 करके ये R पैरेलल में हो गया, ये हो गया E और R। तो पैरेलल में ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? ये R/N हो जाएगा पैरेलल में। तो अब करंट 10I है, तो 10I इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी R है, तो एक्सटर्नल प्लस इंटरनल R/N। ये I की वैल्यू को यहाँ बच्चों पुटअप करो तो ये आएगा 10E अपॉन R(n+1) इज इक्वल टू, ये n ऊपर चला जाएगा एलसीएम लेने के बाद में, NR हो जाएगा तो ये भी हो जाएगा n+1, n+1 ये कैंसिल हो जाएगा, E कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई। n की वैल्यू 10 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर बच्चों फर्स्ट ऑप्शन आ गया। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 24 है, सी द इलेक्ट्रिकल स्टडी शोन इन फिगर विच ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट इक्वेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो अब मान लो यहाँ पे करंट, ये सेल E1 है, करंट I1 जा रही है। मान लो हम लोग यहाँ से ऐसे चल रहे हैं, हम लोग अपना चलते हैं ना, एक चलने की डायरेक्शन फिक्स करते हैं, तो अगर हम लोग माइनस से प्लस चलते हैं तो EMF प्लस में हो जाएगा। फिर अब यहाँ पर करंट I1 जा रही, इससे I2 निकल रही, तो इसमें टोटल करंट जाएगी I1 प्लस I2। तो हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो माइनस ले लेंगे, I1 प्लस I2 इंटू R। फिर हम जब इधर जाएंगे तो इसमें करंट I1 इधर जाएगी, तो करंट की डायरेक्शन में ही जाएंगे तो माइनस हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन हमारा देखो फोर्थ मिल गया बच्चों। अब ये देखो, ये क्वेश्चन इसी तरह का PYQ में मिलेगा और NCERT के पेज नंबर 98 पे ये मिलेगा तुम्हें। इसके बाद कह रहा है इन ए व्हीट स्टोन ब्रिज ऑल द 4 आर्म्स हैव इक्वल रेजिस्टेंस R इफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आर्म इज R द इक्वल रेजिस्टेंस R कॉम्बिनेशन सीन बाय बैटरी। ये बच्चों व्हीट स्टोन ब्रिज है और सारे रेजिस्टेंस कितने हैं? R हैं, R R R R। ये डायगोनल में गैल्वेनोमीटर लगा है और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है? R है। अब बैटरी यहां पे लगा दो। जब व्हीट स्टोन बनना है तो व्हीट स्टोन में ये गैल्वेनोमीटर और बैटरी अलग अलग डायगोनल में होना चाहिए, ये कंपलसरी है। तो अब बैटरी के अलोंग से देखेंगे तो रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? R ही आ जाएगा। हम लोगों को मालूम है सारे रेजिस्टेंस सेम हो व्हीट स्टोन ब्रिज में, तो आंसर भी उसी के बराबर आता है। या ऐसा कर लो, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये बेकार हो जाएगा, व्हीट स्टोन ब्रिज में डायगोनल वाला बेकार होता है, तो ये 2R हो गया, ये 2R हो गया, और ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल हो गए, तो R ही आ जाएगा। तो ऑप्शन थर्ड बच्चों इसका
मैच कर जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द मीटर बी शोन इन बैलेंस पॉइंट विथ P बाई क्यू इज इक्वल टू L2 बाई L1, P अपॉन Q इज इक्वल टू L2 बाई L1। L2 अपॉन L1 नहीं है यहाँ पे L1 बाई L2 है, क्योंकि ये लेंथ L1 है, इधर L2 है। ठीक है, इफ वी नाउ इंटरचेंज द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल विल द ब्रिज वर्क, इफ यस व्हाट विल बी द बैलेंस कंडीशन। देखो बच्चों, एक्चुअली में ये जो ब्रिज होता है ये वही व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, ये जो ब्रिज होता है ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तो अब जैसे पीछे हमने बताया कि ये बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है आर आर आर, अगर गैल्वेनोमीटर को हम इस आर्म में कर दे और बैटरी को हम ऐसे लगा दे तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। यहीं पर ये बोला जा रहा है, ये हो गया यहां पर बैलेंस व्हीट स्टोन में इधर का रेजिस्टेंस P अपॉन क्यू और इधर की लेंथ, इधर का रेजिस्टेंस इधर की लेंथ। तो अगर गैल्वेनोमीटर यहां लगा दे, बैटरी यहां लगा दे, तो यहां तो नल पोजीशन है, तो नल पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और ये ब्रिज वर्क करेगा। तो यहां पर यही रहेगा P अपॉन क्यू L1 बाई L2, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4 हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, टू रजिस्टर R and 2R connected in series in electrical circuit, the thermal energy developed in R and 2R ratio। सीरीज में करंट होती है कांस्टेंट, तो पावर या एनर्जी का फॉर्मूला लगाओ, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो पावर या हीट एनर्जी प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, है ना, या थर्मल एनर्जी पावर एक ही बात होता है। तो पावर P1 बाई P2 R1 बाई R2 यानी कि R बाई 2R हो जाएगा, यानी कि 1 बाई 2 आ जाएगा। यानी कि इसका बच्चों पहला ऑप्शन मिल जाएगा। ये हीटिंग इफेक्ट एनसीईआरटी के पेज 94 पे दे रखा है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन फॉलोइंग फिगर। अब इसमें I निकालना है, ये किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। तो इसमें क्या होता है फॉर्मूला, जंक्शन की ओर आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली करंट। अब आने वाली करंट 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, ये भी 3 एम्पियर है, और जाने वाली करंट है 2 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर और प्लस I। ये हो जाएगा 2 तो कैंसिल कर दो, 3 3 6 में से 2 गया 4 आ जाएगा, यानी कि I की वैल्यू 4 एम्पियर आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है बच्चों। 29 कह रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज ड्रॉन आउट सो दैट लेंथ इंक्रीज बाई ट्वाइस ओरिजिनल लेंथ, द रेशियो ऑफ न्यू रेजिस्टेंस टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। देखो बच्चों, जब कोई वायर की लेंथ L है, अगर इसको हम लोग खींच दें, फोर्स लगा दें और लेंथ n टाइम्स हो जाए, तो बच्चों नया जो रेजिस्टेंस होता है वो पुराने वाले का n स्क्वायर टाइम्स हो जाता है। अब लेंथ कितनी की गई है, ट्वाइस, तो ये नया रेजिस्टेंस हो गया। ट्वाइस का मतलब हम रखेंगे ये 4 हो जाएगा, तो R न्यू अपॉन R हो जाएगा बच्चों 4/1। 4/1 का मतलब इसका ऑप्शन नंबर 4 आ गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है 30, व्हेन स्विच S इन सर्किट शोन क्लोज देन वैल्यू ऑफ I। S को क्लोज कर दे तो I बताइए, वो करंट ऑफ I, करंट हमें I बताना है। ये I1 है, ये I2 है, ये I है। तो इसमें लगाओ जंक्शन की ओर आने वाली करंट इज इक्वल टू जाने वाली, तो आने वाली हो गई I1 प्लस I2 और जाने वाली I। अब ये जंक्शन का पोटेंशियल Vn मान लो। अब ये I1 करंट आ रही, तो I होता है डेल्टा V अपॉन R, डेल्टा V बोलो 20 माइनस Vn बाई R। ये हो जाएगा तुम्हारा 20 माइनस Vn बाई R, कितना हो जाएगा 2, और I2 हो जाएगा 10 माइनस Vn बाई R हो जाएगा 4, और I करंट हो जाएगी Vn, और ये अर्थिंग का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, रेजिस्टेंस 2 है। 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 40 माइनस 2 Vn। 4 का मल्टीप्लाई करने से कैंसिल हो जाएगा 4, यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 Vn आ जाएगा। अब ये 2 Vn और Vn उधर 40 2 50, तो ये हो गया 3 Vn और 5 Vn हो जाएगा, तो n का पोटेंशियल आ जाएगा कितना 10। अब I निकाल दो, तो ये करंट I जा रही है, तो I इज इक्वल टू V बाई आर, यानी कि 10/2, यानी कि आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा हम लोगों को, सेकंड ऑप्शन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 है, एन एल्युमिनियम वायर स्ट्रेच टू मेक्स लेंथ 0.4% लॉन्गर देन
परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। देखो जब किसी रेजिस्टेंस को खींचा जाता है तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू लेंथ स्क्वायर होता है। तो अगर रेजिस्टेंस का परसेंटेज निकालेंगे तो 2 इंटू लेंथ का परसेंट हो जाएगा, और लेंथ का परसेंट कितना है 0.4 है, तो कितना हो जाएगा 0.8% बच्चों रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर एबीसीडी एज शोन फिगर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी। एक वायर है आर है और इसको स्क्वायर फॉर्म में बेंट कर दिया गया, तो हमें ईसी के बीच निकालना है रेजिस्टेंस। अब बच्चों देखो इसका अगर हम ईसी का रेजिस्टेंस देखें तो पूरे के रिस्पेक्ट में R/8 होगा। अगर ये टोटल रेजिस्टेंस R है, क्योंकि इसी R से तो ये सब बनाया गया है, टोटल R हो गया, तो ये 8th पार्ट है। क्यों 8th पार्ट है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका रेजिस्टेंस R/8 हो जाएगा, तो बाकी का इतने बचेगा तो वो 7R/8 हो जाएगा। अब इसी के बीच में निकालना होगा, तो ये और ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो पैरेलल में हो जाएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2R हो जाएगा, R कैंसिल, 7/64R। ये थर्ड ऑप्शन इसका बच्चों मैच कर जाएगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसके बाद कह रहे हैं 6 इक्वल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स PQR शोन फिगर, देन नेट रेजिस्टेंस मैक्सिमम कहां पर होगा? तो अब देखो ये PQR है, PQ के बीच में रेजिस्टेंस R है और QR के बीच में है R/2, और P और R के बीच में है R/3 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो गया PQ के बीच में, सेकंड ऑप्शन आ गया, PQ के बीच का रेजिस्टेंस हो जाएगा मैक्सिमम। 2 एम्पियर फ्यूज वायर कैन विदस्टैंड मैक्सिमम पावर 1 वॉट इन सर्किट द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बच्चों होता है V² अपॉन P, पावर का होता है V²/R, इसी से रेजिस्टेंस निकलता है। तो वोल्टेज, अच्छा इसमें वोल्टेज के टर्म्स में नहीं गिवन है तो ये हटा दो फार्मूला, फिर सीधे सीधे I² वाला लिख दो, तो पावर हो गया 1 और I है 2² 4, तो रेजिस्टेंस 1/4 यानी कि 0.25 ओम आ जाएगा, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 100 वॉट 200 वोल्ट बल्ब कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई, द पावर कंजम्पशन वुड बी। तो पावर कंज्यूम्ड क्या होता है? VA/VR² इंटू PR। ये अप्लाइड वोल्टेज है और ये रेटेड वैल्यू है वोल्टेज की, तो अप्लाइड कितना है 120, स्क्वायर कर दो 120, और रेटेड वैल्यू वोल्टेज की है 200, स्क्वायर कर दो इंटू 200, और पावर इसका ये 100 है, तो ये 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 0 ये कैंसिल हो गए, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 6 इंटू 6 36 वॉट आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 बच्चों मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं जरा। A current 4 ampere passing through conductor produces 80 joule heat in 10 सेकेंड। तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, तो हीट का फॉर्मूला हो गया I²RT। अब हीट जो है कितनी हो रही है भैया 80 जूल हो रही है ना। रेजिस्टेंस निकालना है, करंट 4 एम्पियर है, 4 इंटू 4, रेजिस्टेंस निकालना है और टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, तो R बराबर आएगा 2/4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा भाई 2 2 जा 4, 1/20, तो 0.5 आ जाएगा, है ना। I² 4 एम्पियर है, 4 इंटू 4 R, और टाइम कितना है 10 सेकेंड है, ये 80 है, तो 1 0 यहां पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये R बराबर आ जाएगा 2/4, तो 0.5 रेजिस्टेंस ओम आ जाएगा बेटा, ठीक है, 0.5 ओम फर्स्ट ऑप्शन मैच करेगा। अब है कह रहा है कि द पावर डिसिपेटेड सर्किट 40 वॉट, तो वैल्यू ऑफ R, इसमें पावर गिवन है 40, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो V²/R नेट, और ये दोनों किस में पैरेलल में, पैरेलल में क्या होता है 5R/5 + R, तो पावर तो 10 हो गया,
नहीं, पावर ही तो निकालना है बेटा। पावर डिसिपेटेड 40 वाट। अच्छा, पावर गिवन है, हमें एक्चुअली में रेजिस्टेंस निकालना है, ये वाला आर। तो पावर 40 हो गया, वोल्टेज 10 स्क्वायर 100 हो गया, आर नेट हो गया 5R अपॉन 5 प्लस आर। तो 1 0 कैंसिल हो गया, 5 2 10 हो गया, आर इधर ले आओ 4R हो गया, 2 5 10 प्लस 2R। तो 4R माइनस 2R 2R हो जाएगा, 2R 10, यानी कि R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 ओम आ जाएगा। इसका ऑप्शन सेकंड हो गया। पीवाईक्यू में सिमिलर क्वेश्चन है बच्चों, करंट इन फॉलोइंग सर्किट, सर्किट में करंट निकालो। तो अब सर्किट में जो करंट जाएगी तो वो यहां पर जाकर के ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ऐसे। तो यहां पर क्या होगा कि करंट जब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी तो नेट रेजिस्टेंस निकाल दो। नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये 3 और 3 6 हो गए, और ये पैरेलल में हो गया, तो नेट हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, 3 3 जा और 3 2 जा, यानी कि 2 आ गया। तो I बराबर हो जाएगा V बाई R, V 4 हो गया, R2 हो गया, 2 एम्पियर करंट आ जाएगी बच्चों। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 3 वोल्ट सेल विच गिव्स करंट ऑफ, यहां पे थोड़ा करेक्शन है, 0.25 एम्पियर कर लो। 0.25 एम्पियर करोगे तब यहाँ पे ऑप्शन हमारा मैच कर जाएगा। तो कह रहा है कि अगर गिव्स करंट 0.25 एम्पियर थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो V बराबर लगाओ IR, I कितना है 0.25 और रेजिस्टेंस है 10, तो वोल्टेज आ गया 2.5। अब लगा दो V इज इक्वल टू E माइनस IR, तो 2.5, EMF 3 है, करंट 0.25 है, और R 0.25 इधर ले आओ R, ये हो जाएगा 0.5, 3 माइनस 2.5, तो R हो जाएगा 0.5 ही आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन बच्चों इसका मैच कर जाएगा। 25 दूनी 50, 2 आएगा बेटा। R इज इक्वल टू 0.5 बाई 0.25 करेंगे ना तो 2 आएगा, 2 आएगा। 2 का मतलब ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ ऑप्शन मैच करेगा। 0.5 बाई 0.25 करो तो डबल होगा ना। नेक्स्ट, ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 ओम कनेक्टेड अक्रॉस वेरिएबल रेजिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ R फॉर विच पावर डिलीवर्ड मैक्सिमम। देखो बच्चों, एक होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर तब होता है जब कैपिटल और स्मॉल r आपस में बराबर हो जाए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये एक्चुअली में एक डेरिवेशन से रिजल्ट आता है। अब इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ r, जिसमें पावर मैक्सिमम हो तो r की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। इंटरनल रेजिस्टेंस 0.3 है, तो r भी 0.3 हो जाएगा, तो पावर मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, यानी कि सेकंड ऑप्शन आएगा। 2 बल्ब रेजिस्टेंस आर इन 1:4 कनेक्टेड इन सीरीज, तो पावर डिसिपेटेड। तो P इज इक्वल टू सीरीज के लिए I स्क्वायर R कर दो, तो P प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा, तो P1 बाई P2 हो जाएगा 1/4, यानी कि इसका बच्चों सेकंड ऑप्शन मैच करेगा 1/4। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स AD, AD के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ। तो AD के बीच में एक वायर कनेक्ट करा दो, यहां से जब करंट जाएगी तो ये करंट यहां डिवाइड होगी, ये वाली करंट इसमें जाएगी, उसमें नहीं जाएगी क्योंकि वहां पे सर्किट ब्रेक है, तो ये रेजिस्टेंस बेकार। ये करंट इधर जाएगी, इधर नहीं जाएगी, सर्किट बेकार है। तो अब ये बन गया। अब देखो ये 20 और 20 बच्चों आपस में सीरीज 40 हो जाएगा, ये 20 और ये 20 आपस में सीरीज 40 हो जाएगा, ये 40 और ये 40 मिलके 20 दे देंगे। अब ये 20 20 और 20 भाई देखो ये 40 ये 40, अब ये 40 40 पैरेलल में तो 20 आएगा, तो अब ए पे तुम्हारा लगा है कितना 20 वो, और इन सबका भी कितना आ गया 20 आ गया, और एक इधर ये वाला किनारे वाला 20 लगा हुआ है, तो ये टोटल हो गया AB के बीच में AD के बीच में रेजिस्टेंस, ये सीरीज में हो गए, तो सीरीज में 20 20 20 60 ओम आ जाएगा। इसका देखो फोर्थ ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, नेट रेजिस्टेंस सर्किट बिटवीन AB, ये बच्चों बैलेंस वीट स्टोन बेस है,
R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। तो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये वाला रेजिस्टेंस बेकार हो गया, तो ये सीरीज में हो जाएंगे 3 और 3 6, और ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे 6 6 12, फिर इनका रिजल्टेंट पैरेलल में हो जाएगा, यानी कि R1 6 R2 12 और R1 प्लस R2 18, 6 त्रिक 18 और 3 चौक 12, 4 आएगा। कितना आएगा? 4 ओम आएगा। रेजिस्टेंस इसका बच्चों कितना आएगा? 4 ओम आएगा। यहां पर ये मिस प्रिंटिंग हो गई, ये 0 नहीं होगा बच्चों, 4 ओम आएगा। तुम्हारे पेपर में ये चीज सही है, तो 4 ओम आंसर आएगा। इसके बाद कह रहा है कि नेट इन द नेटवर्क शोन फिगर ईच ऑफ रेजिस्टेंस इक्वल टू 4 ओम। तो रेजिस्टेंस ए बी, ये भी बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज है, ये ए और बी के बीच में, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3 हो गया, ये R4 हो गया, R1 बाई R2 R3 बाई R4। तो जब रेजिस्टेंस सेम होते हैं बच्चों तो नेट भी उन्हीं के बराबर होता है 4, तो आंसर इसका 4 आएगा। और ये डायगोनल में चला जाएगा, है ना, जैसे ये दोनों सीरीज में होगा 8 और ये दोनों सीरीज में होगा 8 8 8 पैरेलल में 4 आ गया आंसर। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों 3rd आएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, गलत बताना है। मीटर बीज वर्स और प्रिंसिपल ऑफ व्हीट स्टोन बीज, ये सही है। जो मीटर बीज होता है व्हीट स्टोन पे वर्क करता है। किरचॉफ सेकंड लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो किरचॉफ जो सेकंड लॉ है ये भी सही है, एनर्जी पे बेस्ड होता है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन चार्ज, ये भी सही है। किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन मास, ये गलत है। और इन्होंने इनकरेक्ट बोला है, तो यानी कि जो इनकरेक्ट है बच्चों वही सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, और कोई डाउट हो तो आप लोग जो है उसमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसके जवाब देंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, गुड नाइट।